हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के हम इस लेक्चर में क्लास 8th के पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से इलेक्ट्रिसिटी के लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वक्त को बर्बाद किए बिना जल्दी शुरू करते हैं। चलिए, लेवल 2 के क्वेश्चंस, अब वो एडिशन पे डिपेंड करता हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर वेरी करे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू है। मेरे एडिशन के हिसाब से देखा जाए पेज नंबर 8.32 में ये लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें द लेंथ 16 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला लेंथ है 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कॉपर वायर। कैसा वायर है बताइए? कॉपर वायर है। और इंक्रीज्ड बाय 25%। इसको इंक्रीज किया गया दोनों को 25%, है ना। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर इज 8 ओम। रेसिस्टेंस कितना दिया ओरिजिनल वायर का? 8 ओम। फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। नया रेसिस्टेंस क्या होगा वो मांगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है, मैं फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ है 16 सेंटीमीटर, एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली, और कॉपर वायर का बना हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, है ना। उसमें दोनों में लेंथ भी बढ़ा दिया गया 25%, एरिया भी बढ़ा दिया गया 25%। अब यूँ समझें, जो रेसिस्टेंस है ना, एक होती है रेसिस्टिविटी और एक होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ पर डिपेंड करता है। आप खुद समझिए, लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बाधा होगी, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो एक फार्मूला है R बराबर रो L ओवर A। आप जानते होंगे रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, जो बस मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक मटेरियल के लिए, गिवन मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। बस रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? लेंथ पर और एरिया पर। अब 25% बढ़ा दिया गया, जो नया वाला रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 125% ऑफ एल। अरे ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 100% ऑफ एल कितना? एल ही होगा। नीचे भी कितना हो जाएगा? 125% ऑफ ए, दैट इज रो 125/100 एल, 125/100 ए। ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना आपका? रो एल ओवर ए। और पहले से रेसिस्टेंस जो रो एल बाई ए, फिर वही आ गया, दैट इज 8 ओम था और 8 ओम रहा। क्या हम इससे निष्कर्ष निकाले? वो ये कि लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ा और एरिया के बढ़ने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस घटा। बात समझ आ रही है? तो जितना परसेंटेज लेंथ बढ़ा उतना ही परसेंटेज एरिया भी बढ़ा, और लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ा और एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटा। दोनों कैंसिल होकर रेसिस्टेंस आपका जितना था उतना ही रहा, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, उतार लें। तो 8 ओम रेसिस्टेंस पहले भी था और 8 ओम रेसिस्टेंस अब भी रहा। दैट इज क्वेश्चन में अगर आता कि 100% बढ़ा दिया गया या 200% बढ़ा दिया गया लेंथ और एरिया भी उतना ही बढ़ाया गया, तो समझ जाइए कि नया वाला रेसिस्टेंस में जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। जितना परसेंट लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट एरिया बढ़ाएंगे। तो लेंथ के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है, बट सेम रहेगा। कब? जब सेम परसेंटेज में दोनों को बढ़ाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या कह रहा है? अ चार्ज्ड थर्मोकोल बॉल इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ नाइलॉन थ्रेड। एक चार्ज्ड थर्मोकोल बॉल है, एक बॉल है चार्ज्ड है, मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। When a neutral body is brought near to it, एक बॉडी इसको नज़दीक लेके आ रहे हैं। कैसा बॉडी है बताइए? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसको नज़दीक लेके आ रहे हैं। बॉल इज फर्स्ट अट्रैक्टेड बाई इट। ये क्या करेगा? देखिए पॉजिटिव और ये न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव क्या करता है?
आप यूँ समझें, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। क्योंकि न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने निगेटिव चार्जेस होंगे उतने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो निगेटिव वाले को नज़दीक कर देगा, पॉजिटिव वाले को दूर कर देगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन। लेकिन चूंकि निगेटिव नज़दीक है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, और अट्रैक्शन डोमिनेट करने की वजह से जो चार्ज्ड बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब अट्रैक्ट कर लेगा, अब जो बात होगी, मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्ट कर लेने के बाद पॉजिटिव और जितने सारे निगेटिव हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये तो न्यूट्रल ही है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या होगा, चूंकि आके ये मिल गया, तो मिलने के बाद इसमें भी कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव इसमें रह जाएगा, कुछ पॉजिटिव इसमें रह जाएगा, कुछ पॉजिटिव इसमें, कुछ, चूंकि जब न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी के पास आके मिल जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से कुछ चार्ज इधर रहेगा पॉजिटिव, कुछ उसमें रहेगा। अब चूंकि दो अलग अलग बॉडीज़ है और दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और चूंकि अलग अलग बॉडी है तो फिर क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या होने लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेगा। बात आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उतार लें, अगर समझना है तो समझ को उतार लें एक्चुअली। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 100 वाट बल्ब है, और 100 वाट बल्ब ऑफर्स लेस रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट देन 25 वाट बल्ब, जस्टिफाई। 100 वाट जो बल्ब है और एक 25 वाट बल्ब है, ये 100 वाट बल्ब जो है रेसिस्टेंस कम है उसमें, तो ये जस्टिफाई करने के लिए आपको पावर को समझना पड़ेगा। ये पावर का यूनिट है वाट, तो पावर का जो फार्मूला है, पावर क्या होता है अगर आप समझने की कोशिश करें, ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टी टाइम में अगर कोई डब्ल्यू काम करता है तो एक में क्या करेगा, डब्ल्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक वर्क होगा तो इलेक्ट्रिक पावर होगा, कोई बात नहीं है। अब आप बाद में जानेंगे क्यू चार्ज को एक फील्ड में इधर से उधर कराने में भी समझेंगे सारी बातें। उसमें अगर डब्ल्यू काम करना पड़े तो यूनिट चार्ज को अगर हमको करना पड़े तो डब्ल्यू बाई क्या होगा, क्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, वी बराबर डब्ल्यू बराबर क्यू वी। क्यू क्या है, चार्ज, और वी क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, बटे टाइम, और क्यू बटे टी क्या होगा, आई। टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन तो एक में कितना करेगा, क्यू बाई टी, इसको करंट कहते हैं। तो वी इंटू आई, पावर का क्या फार्मूला हो गया, वी इंटू आई। आगे जाके आप पढ़ेंगे, अगर आप जानते होंगे तो जान लें। वोल्टेज, अगर हम एक ओमिक कंडक्टर की बात करें तो जो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। वी बराबर आई आर आएगा, ये क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। लेकिन अभी 25 वाट और 100 वाट बल्ब को हम मानेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। कौन से कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, बताए, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बटे आर। तो ये क्या हो जाएगा, वी बटे आर का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज़ यहाँ पे एक आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर। दैट इज़ हमारे पास जो पावर का फार्मूला आया वो क्या आया, पावर का फार्मूला आया वी स्क्वायर बाई आर। हमने ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया अभी, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे अलग है। देखिए वोल्टेज सेम है, तो अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर ओवर पी। अब बताइए, वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो जाए, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप बात समझ रहे होंगे, यही लॉजिक है यहाँ पे। ये बात अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर थ्योरी पार्ट भी आप अलग से करा दें तो मैं करा दूंगा, या नहीं तो क्लास 10 में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कराया है, वहाँ से अगर देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, उतार लें। ये 48 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन अ हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड नॉट इन सीरीज़। देखिए सीरीज़ में जो चीज़ें लगाते हैं, सीरीज़ में क्या होता है ना, सीरीज़ में सेम करंट फ्लो करता है, सीरीज़ में सेम करंट सारे डिवाइसेस से पास करता है। और पैरेलल में क्या होता है ना, पैरेलल में क्या होता है, इस तरह से
ठीक है। यहाँ से अगर करंट गया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस होगा इस रेसिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो करेगा। बट सीरीज़ में क्या होता है कि एक से जितना करंट पास करेगा दूसरे से भी सेम करंट पास करेगा, तीसरे से भी सेम करंट पास करेगा। एक अगर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया या ख़राब हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट पास करता है। मान लेते हैं मैंने रेफ्रिजरेटर और एक बल्ब दोनों को सीरीज़ में लगा दिया, तो बल्ब को उतना इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए जितना कि किसको चाहिए, रेफ्रिजरेटर को। तो दोनों को सेम करंट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। बट पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जिसको जितना करंट चाहिए होता है वैसे जाता है। और सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम है, सीरीज़ में प्रॉब्लम है एक भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, एक भी ख़राब हो जाए तो सब ख़राब हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, जो ख़राब होगा उससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है। और बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये 49 का ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने बताया। व्हेन वी मेंशन द चार्ज ऑफ अ बॉडी वी इंडिकेट ओनली द डेफिसिट और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट बट नॉट प्रोटॉन्स। वाई? चूँकि चार्ज्ड जो बॉडी होता है, बॉडी को जब रब करते हैं तो उसके जो फ्री होते हैं कुछ वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। तो पार्टिसिपेशन जो होता है किसका, वो इलेक्ट्रॉन्स का। या तो पहले जो दो बॉडी न्यूट्रल है, एक में 100 इलेक्ट्रॉन्स है 100 प्रोटॉन्स है, दूसरे में 100 इलेक्ट्रॉन्स है 100 प्रोटॉन्स है। जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता है। मान लेते हैं 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स गए तो एक में अपने आप प्रोटॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और एक में गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। बट मेन पार्टिसिपेशन किसका हुआ, मेनली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। एक में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, एक में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हुई। क्योंकि अब प्रोटॉन्स का मोशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम इस बात को, प्रोटॉन को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। Gasoline explosive transport trucks generally carry long chains of metal hanging down and touching the ground. Why? ग्राउंड को टच इसलिए करके रखता है कि जब गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी चार्ज्ड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चार्ज्ड होगा तो हो सकता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आप छुएंगे तो आपके होते हुए ज़मीन में वो क्या चले जाए, चार्ज चले जाए, और आपको बहुत ही शॉक लगे, या हो सकता है आपको उससे डेथ भी हो जाए, इतना प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें कैपेसिटी, उस ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी से करंट फ्लो करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है उसको ग्राउंड में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्या लगा के रखते हैं, हैंगिंग डाउन टचिंग, एक चैन को हम लोग ग्राउंड से टच करके रखते हैं। लास्ट है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्लेन वाई फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। फ्यूज़ को सीरीज में क्यों लगाते हैं? फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है ना सर्किट में जिससे होकर करंट पास करता है, और सारा करंट उसी से पास करवाते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बोर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड है वहाँ पे, और उसमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत बल्ब है, फ़ैन है, वहाँ पे हमने फ्यूज़ लगा दिया तो सारा करंट उस घर का वहाँ से गुजर रहा है। तो क्या होगा, अगर एक्सेस करंट चले जाएगा तो हो सकता है सारे को डैमेज कर दे। तो हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं सीरीज़ में कि जो करंट पास करेगा सब फ्यूज़ से पास करेगा। गलती से एक्सेस करंट अगर चले जाए तो वो ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिससे उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है जिससे वो वहाँ पे जाके वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और आगे करंट जब जाएगा ही नहीं तो और चीज़ों को नुकसान नहीं होगा। ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 52 तक। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53 जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ रेजिन। ग्लास रॉड है, एक रेजिन, दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को हमने क्या किया, रब किया। अ मास ऑफ 27.3, मास कितना, 27.3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -14 ग्राम ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू रेजिन। ग्लास से रेजिन से में जा रहा है इतना मास जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ना ट्रांसफर होते हैं। मैंने बोला प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, कौन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से रेजिन में गया तो रेजिन क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, ग्लास क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पहले ही समझ आ गया। तो मास कितना गया बताइए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर बात करें, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। इसको किलोग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 27.3 10 पे पावर -14 बटे 1000 करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम। 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, 27.3 -14 -3 किलोग्राम, दैट इज 27.3 10 रेज टू द पावर ऑफ -17 किलोग्राम। इतना मास गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 27.3 10 पे पावर -17 किलोग्राम बटे 9.1 10 पे पावर -31 किलोग्राम। कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर -17 प्लस 3, 3 इंटू 10 पे पावर
कुछ गलत हो गया, -31 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 31, 11 में 7 गया, 4 2 में 14, 3 इंटू 10⁻14। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज मांगा है, तो एक में कितना चार्ज होता है पता है आपको? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए? इतना। तो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज ग्लास में होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन में चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, तो रेजिन में जो होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएगा और ग्लास में प्रोटॉन्स एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, बट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? इतना इंटू इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? इसको NE लिखते हैं। एन कितना? इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 3 इंटू 10⁻14। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, बेसिकली प्रोटॉन्स एक्सेस है। किधर? ग्लास में। और रेजिन में क्या एक्सेस है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है वहाँ नेगेटिवली चार्ज होता है। इंटू क्या हो जाएगा बताइए? 1.6 10⁻−19, दैट इज़ 16 48, 4.8 10⁻14 में 19 गया -5, 48 इंटू 10⁻, क्या होगा? -6 हो जाएगा, मतलब 48/10। ये कूलम हुआ, मतलब 48 माइक्रो कूलम आंसर हुआ। गुजार सकते हैं। चलिए 53 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 2 कॉपर वायर्स हैव इक्वल लेंथ्स। 2 कॉपर वायर है जिनका लेंथ क्या है? सेम है, बट द थिकनेस ऑफ वन इज। या थिकनेस की बात करें तो मैंने अभी देखा तो इस समझने की कोशिश करा। थिकनेस का मतलब यहाँ पे उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं या डायमीटर की बात कर रहे हैं। इसका डायमीटर कितना है? थिकनेस ऑफ वन डायमीटर इज कितना? थिकनेस ऑफ वन इज ट्वाइस द दैट ऑफ अदर। एक D है तो दूसरा क्या है? 2D है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द थिन वायर इज, इधर थिन होगा, ये जो छोटा D वाला थिन होगा, ये वाला पार्ट हमारा थिन है, इधर क्या है हमारा? थिक। थिन वायर इज 10 ओम, तो इसका क्या होगा? फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ थिक वायर, मोटा वाला का मांगा है। तो हमको पता है कि यहाँ बोला है 2 कॉपर वायर्स है, दोनों कॉपर वायर का है, तो इसमें रेसिस्टिविटी सेम होगी। हमने फॉर्मूला बोला R बराबर ρL/A। रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है। टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो रेसिस्टेंस ρL/A हो गया। अब अगर D और 2D की बात करें तो यहाँ पे हम एक L हो गया। ये थिक वाले की अगर बात करें, थिन वाले की बात करेंगे तो क्या होगा? D की जगह R, और ये क्या हो जाएगा? थिक वाले में 2R। डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बताइए? πr²। या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा बताइए? π2r का स्क्वायर, दैट इज 4πr²। πr² को अगर हम क्या मान लें? A, तो जो A न्यू होगा, A मतलब A' अगर बोले तो ये हो जाएगा 4A। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या है हमारा? ρL/A है, जो कितना ओम दिया हुआ है? 10 ओम। हमको इधर का रेसिस्टेंस निकालना है, R' मान लेते हैं। तो क्या होगा? L तो L ही है, बट A' कितना है? 4A। ठीक है, सही तो है। क्या हो जाएगा बताइए? 4A, दैट इज ρL/A हमारा क्या? 10, नीचे क्या बचेगा? 4, दैट इज 2.5 ओम आंसर होगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उतारें। $54 डन। 55 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? अ बॉडी P कंटेन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स। P की बात करें, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 45 प्रोटॉन्स हैं। एंड अ बॉडी Q की बात करें, 72 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 77 प्रोटॉन्स हैं। आफ्टर द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज़ को घसने के बाद इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स बचे, Q में इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रोटॉन्स बचे। P और Q को घसे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड P एंड Q बिफोर इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। अब देखिए,
प्रोटॉन तो नहीं घसकेगा ना। पी की अगर बात करें बिफोर ये आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिफोर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पी में 45 प्रोटॉन्स होंगे और 45 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 45 इलेक्ट्रॉन्स 45 प्रोटॉन्स, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन ही तो है जो बदलेगा नहीं, जितना प्रोटॉन था उतना प्रोटॉन रहेगा, सिर्फ ट्रांसफ़र कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यू में देखिए 77 प्रोटॉन है तो 77 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 77 प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब घसने के बाद खुद सोचिए, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब क्यू से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके कहाँ पे गया है, पी में, क्यू में। तो क्यू टू पी हुआ है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्यू टू पी। कितने, 5 हुए हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो Q से P की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ 72 इलेक्ट्रॉन होगा, 77 प्रोटॉन, और यहाँ कितना हो जाएगा जब ट्रांसफ़र होगा तो 45 से 50 इलेक्ट्रॉन्स 45 प्रोटॉन। प्रोटॉन जितना पहले था उतना अब भी है, वैसे नेट वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कोई गायब नहीं हो गया, बस ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र कौन नहीं होते, प्रोटॉन्स नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 और 56 एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का बिल्कुल। तो मैं कोई एक करूँगा। 56 में जो बात किया है 56 में जो बात किया है उसमें लिया है आपका फरवरी 2008, जिसमें 29 दिन होते हैं। मैं उसको नहीं करके क्वेश्चन नंबर 57 करता हूँ। इसके जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा सही हैं, मतलब ज़्यादा आसान है, कंफर्टेबल वैल्यूज़ हैं। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड, मनी कैन बी सेव्ड पर मंथ बाय यूजिंग अ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प ऑफ 15 वाट। कितना लिया है, 15 वाट, इन प्लेस ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प 100 वाट। ये कितना वाट का है, 100 वाट। कितना सेविंग होगा अगर हम 15 वाट इस्तेमाल करें और 8 घंटे इस्तेमाल करना है। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। पहले इसके बारे में बात करें। 15 वाट का मतलब क्या होगा, 15/1000 किलोवाट। किलो का मतलब 1000, अगर किलो में कोई चीज़ निकालेंगे तो क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 15/1000 किलो। किलोवाट का मतलब जूल पर सेकेंड। बट कितने घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है बताइए। इसमें जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, 15/1000 किलोवाट। ये हो गया आपका जूल पर सेकेंड। कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। बट कितने दिन के लिए बताइए, 30 दिन के लिए। तो मल्टीप्लाई करते रहे, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, 8 या 24 और 15, 15 चौक 60 का 0 6, 15 30 6 360, 360/100, ठीक है। तो ये हो गया 3.6 किलोवाट आवर। और इसमें बोला है ये जो किलोवाट आवर है ना, इसको यूनिट बोलते हैं। और एक यूनिट का इसमें जो कॉस्ट होगा, एक यूनिट का 2 रुपया बोला है। तो 3.6 इंटू 2 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा 7.2 रुपया। कितना रुपया, 7.2 रुपया। 100 वाट वाले की अगर बात करें तो इसमें जो एनर्जी होगा वो होगा 100/1000 गुना कितना, 8 गुना 30, कैंसिल हो गया 8, ये 0 0 कैंसिल, 8 या 24। अब इसमें कितना हो जाएगा बताइए, जो कॉस्ट होगा 24 किलोवाट आवर हुआ, इसी को 24 यूनिट बोलते हैं। 24 गुना 2 दैट इज़ 48 रुपया। अगर सेविंग की बात करें, इसमें 7 रुपया 2 पैसा खर्च हो रहा है, इसमें 48 रुपया, तो सेविंग तो बहुत अच्छा खासा हो गया। सेविंग हो गया 48 माइनस 7.2, इसमें 2 गया 8, 6 में 7 गया 1, 41 रुपया 80 पैसा। हम कुछ गलती किए क्या। क्वेश्चन नंबर 57 में 40 रुपया 80 पैसा, सॉरी साथ में साथ क्या 0 होगा ना, 40 रुपया 80 पैसे का सेविंग हुआ। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 55 भी 56 भी ऐसे ही कुछ है, बना सकते हैं आप। नहीं बना पाएंगे तो आप ज़रूर मुझे बताएं, उतार लें। 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक सेल। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, अगर सिंपल सी बात करें, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटर्नल सर्किट में जो
कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है जो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 5 मिनट्स। कितना मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 5 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो 4 एम्पियर करंट कितना? 4 एम्पियर और टाइम कितना लिया है? 5 मिनट्स। और बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मांगा है यहाँ पे, क्योंकि जितने सारे एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो I बराबर क्या होगा? Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? करंट। तो I कितना? 4 Q/टाइम, टाइम 5 गुना 60, तो 5 चौक 20 गुना 60 बराबर Q बराबर क्या होता है? NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वही तो चार्ज होगा ना, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे N इंटू E। 6 दूना 12, 1200 बराबर N गुना 1.6 10 पे पावर माइनस 19, N बराबर हो जाएगा 1200 बटे 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, दैट इज़ 12,000 बटे 16 10 पे पावर प्लस 19, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0 0 0, 4 7 28, 4 5 20, तो क्या हो जाएगा? 7.5 इंटू 10 पे पावर, ये पीछे 2 गए तो क्या हो जाएगा? 21 नंबर, 7.5, 7 5 पर कितना ज़ीरो? 20 ज़ीरो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, या इतने सारे कॉपर एटम्स डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। उतार लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 61, उतार लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं? इस तरह का क्वेश्चन मैंने फिर एक करा दिया है वैसे। 36.4 इंटू मास कितना? 36.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 15 ग्राम ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड। देखिए, जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है, अलग बात है इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या मास ट्रांसफ़र होता है? हाँ होता है। एक में मास कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें मास कम हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसमें मास ज़्यादा हो जाता है। इतना मास ट्रांसफ़र हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय फर। द मास इज ट्रांसफर व्हेन फर इज रब्ड विद सिल्क। फर को सिल्क से जब रब किए तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय फर। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस किए होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, अभी बताए 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम है। इसको 10 पे पावर माइनस 3 क्या हो जाए? किलोग्राम। 1000 से डिवाइड किए बटे कितना? 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। कितना? 9 चौक 36, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 गुना 10 पे पावर 15 3 18 माइनस 18 प्लस 31, तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 11 में 8 गया 3, 2 में 13, 4 पे 13 0। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन कितना मास? इतना थोड़ा सा मास। मतलब अगर हम लोग रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें मास में जो कमी और ज़्यादती होती है वो इतना कम मात्रा में होता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो लें, चलिए 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर इन ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर, 3 घंटे लग रहे हैं, और इस 0.6 किलोवाट आवर। किलोवाट ये पावर का यूनिट है, वाट इसमें किलो लग गया, 1000 वाट। एक घंटा टाइम का, तो पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। इसमें क्या मांगा? व्हाट इज द पावर कंज्यूम? तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क बटे टाइम। तो ये है आपकी एनर्जी जो काम में बदल रही है, मतलब काम ही एनर्जी है। 0.6 किलोवाट आवर बटे कितना? 3 आवर। आवर कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 0.2 किलोवाट ये आपका पावर आया। 1000 0.2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? वाट, दैट इज 200 वाट आंसर है आपका। उतार लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ गलती है, मेरे हिसाब से कुछ और आंसर होगा और सॉल्यूशन में कुछ और अजीब व गरीब बात किया हुआ है। मैं अगर इसमें बात करूं, बस इसमें बोला है कि 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल चार्ज, 2 स्फीयर है,
डेंसिटीज हैव चार्ज इन द रेशियो। डेंसिटी की बात करें तो ये आप वॉल्यूम के साथ भी बात कर सकते हैं, सरफेस के साथ भी बात कर सकते हैं और उसके लेंथ के साथ भी। तो चूंकि सरफेस की बात करते हैं, चूंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये गिवन नहीं है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अलग आंसर आएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अलग आंसर आएगा। तो इसमें हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। मैं फार्मूला बता दूं, जो डेंसिटी का फार्मूला है वो चार्ज बटे एरिया भी हो सकता है और डेंसिटी का फार्मूला चार्ज बटे वॉल्यूम भी हो सकता है। कोई एक इस्तेमाल करके आप करने की कोशिश, इसके हिसाब से अलग आंसर आएगा, इसके हिसाब से फिर आपको रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। तो इस पर मैं नहीं जा रहा अभी। 64 में बोला है 2 bulbs P and Q are connected in series to a battery if the resistance offered by the bulb P is more than the bulb Q and 6 ampere of current is passed through P। 64 में बोला है कि एक में ज़्यादा रेसिस्टेंस, एक में कम रेसिस्टेंस, ठीक है, ये P है और ये Q है, लेकिन करंट अगर 1 से 6 एम्पियर फ्लो करेगा तो दूसरे से भी कितना फ्लो करेगा, 6 एम्पियर। रेजिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, मतलब इससे है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है दैट मीन्स कि करंट का वैल्यू दोनों में सेम होगा, ठीक है। 65 में बोला है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी ए 6.25 इंटू 10⁻18। 65 में क्या बोला है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। वन इट इज़ बराउट इन क्वांटिटी, इतना एक्सेस है मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब इतना नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हो गया इंटू 1.6 10⁻−19 कूलम, इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 50 का 16 32 4 16 जगह 96 4 100, तो क्या हो जाएगा, 3 से पहले पॉइंट 10⁻18 में 19 गया, इतना 1 2 3 16 85 का 0 हासिल, 8 16 32 40 का 0 हासिल, 96 100 यहाँ पे आएगा 10⁻18 में -1, दैट इज़ ये आ जाएगा 1 कूलम। लेकिन क्या बोला है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये -1 कूलम होगा। व्हेन इट इज बराउट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडी ऑफ चार्ज 5 कूलम, दूसरा कितना कूलम है, 5 कूलम। दोनों को अगर मिला दें -1 कूलम और ये क्या हो जाएगा 5 कूलम, तो ये हो जाएगा कितना 4 कूलम, कितना कूलम 4 कूलम 65 का। When it is brought in contact with another identical conductor, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, मैंने गलत बोला, -5 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा -5 कूलम, दैट इज -1 कूलम और -5 कूलम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 कूलम, ठीक। अब इसमें बोला है कि फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी, तो एक एक बॉडी पे जब आइडेंटिकल है तो दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इक्वली होगा, एक में होगा -3 कूलम, दूसरे में भी कितना हो जाएगा -3 कूलम। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। ये थे लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट कर दिया। मेरे बुक में जो एडिशन है जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमें लग रहा है कि और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करा गया तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी सारी बातें मैंने करा, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त नहीं जानते हैं और उसको फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर शेयर करें उस पर, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।